नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को आज दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी एनकाउंटर में ढेर, 2 AK-47 बरामद। पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाकर महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान। और भारतीय मूल के उद्यमी श्री रामकृष्णन व्हाइट हाउस में संभालेंगे एआई की कमान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सलाहकार समिति में किया शामिल। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भर्ती अभियान रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 50 शहरों में 13 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ये रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। और अब बात पीलीभीत एनकाउंटर की। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले तीनों खालिस्तानी आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। एनकाउंटर में आतंकवादी गुरविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह को गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त अभियान के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये तीनों ही पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जिसमें तीनों आतंकी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ यह एनकाउंटर और तीनों मृत घोषित। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई अगर देखिए जिस तरीके से पंजाब के आतंकवादियों का जो कनेक्शन है यूपी पीलीभीत और लखीमपुर से पहले भी रहा है। कई बड़ी वारदात उस समय अंजाम दी है जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। तो पंजाब के आतंकवादी किस तरह के पीलीभीत में आके रुके थे और एक जो दोनों मुठभेड़ हुई वो पूरनपुर कोतवाली के अंतर्गत हुई। पूरनपुर वो इलाका है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और पीलीभीत का हिस्सा है। तो वहाँ जब इनके सूचना मिली, अभी एसपी ने बाइट दी, उन्होंने कहा जब सूचना मिली, पंजाब पुलिस ने जो हमारे सूचनाएं हमसे शेयर की थी, उनके आधार पर एसटीएफ को लगाया गया और जब एसटीएफ पहुंची और इनको सरेंडर करने
के लिए कहा तो इन्होंने फायरिंग कर दी। इनके पास से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बन मिली हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिबंधित हैं, आम आदमी लेकर के पूरे देश में नहीं चल सकता है। तो बड़े आर्म्स मिले हैं, बड़े कारतूस मिले हैं। तो एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की मानी जाए कि आतंकवाद से जुड़े तीनों जो आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया गया और तीनों की डेथ हो गई है। रामेंद्र, और भी क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? क्योंकि ये 3 का तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इनके तार क्या कहां और भी जुड़े हुए हो सकते हैं? क्या किसी तरह का कोई और भी इनपुट निकल करके सामने आ रहा है पुलिस प्रशासन के लिए? देखिए, पुलिस अधीक्षक ने यही कहा कि जो जहां ये मिले हैं, इसका मतलब यहां कोई ना कोई कनेक्शन पंजाब से जुड़ता है आतंकवाद का, जहां पीलीभीत आए हैं। तो वो सारे स्रोत हम तलाश कर रहे हैं कि कैसे हैं। कल एक बाइक चोरी की गई थी पीलीभीत से और वो बाइक भी इनके पास मिली है, कल ही चोरी हुई। यानी ये पूरा जो प्लान है, कोई और प्लान बना रहे थे जिसकी जानकारी पुलिस को थी और पुलिस ने इनका पीछा किया। तो एक बाइक मिली है, 2 AK-47 राइफल मिले, पिस्टल मिले हैं। तो ये जो कनेक्शन है, जो नेक्सस है, कैसे पीलीभीत तक जुड़ता है, इस पर भी पुलिस काम कर रही है और जल्दी ही उन लोगों की गिरफ्तारियां भी की जाएंगी जिन्होंने इनको संरक्षण दिया था। संध्या, रामेंद्र, यानी कि इस एक बड़ी कार्रवाई को हम अगर उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया है, यानी कानून व्यवस्था का पालन करना होगा, कहीं ना कहीं उसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन, और राम हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने कहा था कि निश्चरों को मैं पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। तो ये गलत ट्रैक चुनकर आतंकवादी भी उत्तर प्रदेश आए थे। उनको नहीं पता था कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ रहना और अपराध करना दोनों अपराधी है। तो उन परिस्थितियों में यहाँ आने से तो सरकार का मनसा बड़ी साफ है कि चाहे कोई भी अपराध हो। बिजनौर में उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने किडनैपिंग और टार्चर करके पैसा वसूली की थी। लवीपाल की गिरफ्तारी हुई है। कल जो लखनऊ में बैंक चोरी हुई थी, उनके इनकाउंटर किए गए हैं। पुलिस उनके अपराधियों के पैर में गोली लगी है। तो ये बड़ा साफ सा संदेश है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अपराध अगर इस चौराहे पर करता है तो आप अगले चौराहे पर वो अपराधी ढेर मिलना चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश है। तो पुलिस उसी तरह कार्रवाई कर रही है। जो आज कार्रवाई हुई है पीलीभीत में, वो भी उसी का हिस्सा है। संध्या जी, बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत की गई है, जिसमें एनकाउंटर किया गया और खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि उन्हें सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून का पालन करना होगा। यदि आप कानून को हाथ में लेंगे तो एनकाउंटर, यानी कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी तरह से अगर आप बढ़ावा देंगे तो इस तरह से आपको सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज किसान दिवस है। जी हाँ, किसान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। PM मोदी ने X पर लिखा,
कि गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर किसी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सभी किसानों को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनसे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल रहा है। कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा, आज के दिन आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर किसान भाइयों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे भारत के किसानों और ग्रामीण समाज के उत्थान के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी नीतियों और प्रयासों से किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम किया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के अधिकारों और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और निष्ठा का उदाहरण है। साथ ही उन्होंने किसानों से 3 आग्रह भी किए। कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा, आज के दिन आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि किसानों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहने वाले चौधरी चरण सिंह जी ने आपातकाल में लोकतंत्र विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने जीवन में ये बताया कि सेवा को संकल्प बनाकर एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर समाजसेवी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महान किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं।
और हम सभी जानते हैं कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है। जो सूरज को भी जगाता है वही अन्नदाता कहलाता है। और खेत में किसान, मेरा भारत महान जैसे अनमोल विचार रखने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर देखिए डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। भारत गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। इन सब बातों को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज के दिन को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका कहना था कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इतने कम कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। उनके कार्यकाल में 1989 का बजट किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां पेश की गई थीं। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचक विधेयक 1939 को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम किरदार अदा किया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। एक किसान होते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर जाना वो सबसे बड़ा उनका कार्य था और किसानों के जुड़े होने के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। उनका कृषि क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने किसानों को सारे फैसिलिटीज़ दी और वो ये प्रेरक थे, हमारे मार्गदर्शक थे। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाने की थीम के साथ इस साल का किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब जरूरत किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की है ताकि अन्नदाताओं को बेहतर पैदावार मिल सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के कैथोलिक चर्च के मुख्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। और न्यूज़ 10 में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मणिपुर में पुलिस और सेना की ओर से प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के पहाड़ी और घाटी के संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों के कई जिलों में सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में देसी और विदेशी हथियारों समेत खाली कारतूस और बम भी बरामद किए हैं। इधर महाराष्ट्र के पुणे में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि घायलों में भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डंपर चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। हादसा पुणे के वाघोली के केसनंद फाटा में देर रात हुआ। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस फुटपाथ पर कुल 12 लोग सो रहे थे, जबकि बाकी लोग फुटपाथ के किनारे एक झोपड़ी में सो रहे थे। ड्राइवर को मोटर वाहन अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित आवास पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पथराव और तोड़फोड़ करने का आरोप है। रविवार को हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्टर के घर पर हुए हमले की निंदा करते हुए पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि इस घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी की गई। ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। कांग्रेस अल्लू अर्जुन को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने उनके लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। उन्हें पहले जल्दबाजी में उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने आगे लिखा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। गौरतलब है कि एक्टर पर आरोप है कि बीते 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए वो पहुंचे। भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। अल्लू को 13 दिसंबर को पुलिस ने अरेस्ट किया था। हालांकि उसी दिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा का पहला चरण 5 दिनों का होगा। नीतीश कुमार आज अपनी यात्रा की शुरुआत बेतिया से कर रहे हैं। इसके बाद जिले में 2 और जगहों पर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। यात्रा का पहला चरण आज से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा। इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से हो रही है और पहले चरण में 6 जिलों का वो जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण पहुंचकर जिले में चल रही योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज रात वाल्मीकि नगर में वो ठहरेंगे। 24 दिसंबर को यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे और शाम को वो पटना लौट आएंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस अवकाश रहेगा। उस दिन सीएम पटना में ही रहेंगे। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवहर और सीतामढ़ी 2 जिलों की यात्रा करेंगे और दोनों जिलों में चल रही योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर और अंतिम दिन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री वैशाली के कई इलाकों में जाएंगे और शाम तक पटना वापस लौट आएंगे। प्रगति यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 500 जवान, 150 अधिकारी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही इंतजाम में जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जदयू ने इस यात्रा के लिए एक विशेष पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए जदयू नीतीश कुमार को बिहार के विकास का मुख्य चेहरा बताना चाहती है। वहीं कल बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने भी दिल्ली में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करके साफ कर दिया कि साल 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पटना।
और इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले टेंट सिटी के साथ ही मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। फिर वो दशाश्वमेध घाट प्रयागराज पर पूजा अर्चना एवं स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही प्रयागराज रेलवे जंक्शन का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। तो मुख्यमंत्री आज खुद प्रयागराज में पहुंचेंगे और वहां पर के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही बैठक करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरह से कुंभ नगरी में काम चल रहा है, किस तरह से साधु संतों का आगमन शुरू हुआ है, तो उसको लेकर के काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री टेंट सिटी भी पहुंचेंगे और तमाम तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, ताकि जिस समय में तमाम देश भर के श्रद्धालु इस प्रयाग नगरी में प्रयागराज में जुटेंगे महाकुंभ स्थल पर, तो किसी तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें न करना पड़े। इधर प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में कल महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता, राजसी अंदाज और विशिष्ट संदेश के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुणगिरी जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत अखाड़े के मड़ौका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम से हुई। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में रथों में सवार महामंडलेश्वर के अलावा घोड़ों और ऊंटों में सवार नागा सन्यासी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के देवता भगवान गजानन जी का रथ था और इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की तरफ से वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाव का उद्घोष भी किया जा रहा था। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा ने 11 किलोमीटर का सफर तय कर सेक्टर 20 में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुणगिरी जी ने कहा कि श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है, जो अब तक प्रयागराज में 122 महाकुंभ और 123 कुंभ कर चुका है। तो महाकुंभ मेला 2025 जहां पर साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है, अलग अलग अखाड़े महाकुंभ में मौजूद रहेंगे और जिनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रकृति को किस तरह से बचाया जाना चाहिए, साधु संतों की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश भी दिया जा रहा है। छावनी प्रवेश हो रहा है और गजानंद महाराज जी की कृपा है, तो उसमें हर उल्लास के साथ सभी पदाधिकारी और सभी महामंडलेश्वर अखाड़े के नागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं, इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत और उनको आशीर्वाद दिया। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं, अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं इस पेशवाई को देख रहे हैं। यह अद्भुत देवताओं की पेशवाई है, हम लोग तो निमित्त एक माध्यम है इसके। और बात मौसम की करते हैं। देश के उत्तर भाग में शीतलहर के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। आज सुबह राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में सुबह और रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
वही बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली की आबो हवा में पिछले कुछ दिनों से फिर खराब बनी हुई है। ग्रैप 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही है। कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 475 बवाना में दर्ज किया गया और इसके अलावा अलीपुर में 437, आनंद विहार में 443, अशोक विहार में 460, बुराड़ी क्रॉसिंग में 445, ITO में 414, जहांगीरपुरी में 453, मुंडका में 446, नरेला में 428, नेहरू नगर में 446 और सोनिया विहार में 456 AQI दर्ज किया गया। इधर तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्बन मंदिर में मार्गाजी अष्टमी रथ उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उत्सव में रथ खींचने वाली महिलाएं आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। ये त्योहार माघशीर्ष महीने का उत्सव है, जिसे तमिल में मार्गाजी के नाम से जाना जाता है। हिंदू संस्कृति में मार्गशीर्ष को शिव, शक्ति, विष्णु और अन्य देवताओं की साधना और उपवास के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इधर अमेरिका के प्रमुख मीडिया समूह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए अनिवार्य वैश्विक गंतव्यों की सूची जारी की है। इस सूची में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना जैसे पर्यटन स्थलों को सूची में विशेष स्थान मिला है। सूची में MP के टूरिस्ट स्पॉट का शामिल होना वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में मध्य प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो बांधवगढ़ और पन्ना अपने समृद्ध वन्य जीवन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन स्थलों को विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उल्लेखित किया गया है। खजुराहो के भव्य मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इतिहास प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा के बाघों और अन्य दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार पर्यावरण प्रेमियों को लुभाता है। नर्मदा और चंबल नदियों पर बोटिंग, जल प्रपातों की यात्रा और साहसिक गतिविधियां रोमांच प्रदान करती है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि साल 2026 तक राज्य से बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 और 22 दिसंबर की रात से शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 335 मामले दर्ज किए गए। पिछले वर्ष से अब तक 3 विशेष अभियानों के तहत कुल 5,348 मामले दर्ज किए गए हैं और 5,842 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजुत मोइना योजना बालिकाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य सरकार की निजुत मोइना पहल का लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10 लाख छात्राओं को कवर करना है और पहले वर्ष में 1.6 लाख से अधिक लड़कियों को 240 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अब बात एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को समय की मांग बताते हुए कहा कि जनता भी चाहती है एक साथ चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। ये चीज़ जनता भी चाहते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन सब एक साथ हो तो जनता भी इलेक्शन के लिए जाए तो एक ही बार अपना मतदान वहाँ देंगे। तो ये तो पूरा 5 साल के लिए हो, सब माने काम के लिए सब माने चलता रहेगा। ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ ये जनता का इच्छा है और जनता का इच्छा माननीय प्रधानमंत्री ये स्वीकृति दिए हैं और ये होने वाला है। सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल ने अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। उनकी पहचान नोआखली जिले के चुटनदास, विष्णुचंद्र दास और हबीबगंज
बांग्लादेश के मोहम्मद मालिक के तौर पर हुई है। शुरुआती पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, फिर ट्रेन से सीमा पार करने के इरादे से अगरतला रेलवे स्टेशन आए थे। इस ऑपरेशन को अगरतला जीआरपीएस, अगरतला आरपीएफ, बीएसएफ और खुफिया विभाग ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। अगरतला जीआरपी पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद उनके और भी कई साथियों की गिरफ्तारी हो सकती है। और फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी लवी पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के मंडावर रोड पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी कर मुख्य आरोपी लवी पाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि 25,000 के इनामी लवी पाल के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस सहित 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण कांड का मुख्य वांछित अभियुक्त लवी पाल उर्फ शांत चौधरी, जिस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज थाना कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के मंडावर रोड से एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस छटे हुए, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से मुश्ताक अपहरण केस में वसूले गए 35,050 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। ये पूरा गैंग शातिर अपराधियों का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जो भी संपत्ति अपराध के द्वारा अभी तक अर्जित की है, उसको संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी और लेखक श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार नियुक्त किया है। श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर की गई कई नियुक्तियों की घोषणा के दौरान की। श्री रामकृष्णन माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू और फेसबुक जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन में वे डेविड ओसैक्स के साथ काम करेंगे। इधर दक्षिणी ब्राजील के पर्यटक शहर ग्रामाडो में 10 लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान चिमनी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 9 यात्री मारे गए। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। विमान कथित तौर पर पहले एक इमारत की चिमनी से टकराया, फिर एक घर की दूसरी मंजिल को तोड़ते हुए एक फर्नीचर की दुकान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान का मलबा पास के एक सराय तक भी पहुंचा। विमान के दुकान पर गिरने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें ज्यादातर लोग दुर्घटना के बाद लगी आग और उसके धुएं में दम घुटने से पीड़ित थे। इधर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के करीब 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों की विदेशों में भीख मांगने या मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। खाड़ी देश और शहर, खासकर दुबई और अबू धाबी, लाखों पाकिस्तानी यात्रियों और नौकरी चाहने वालों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है। हालांकि प्रतिबंध और वीज़ा आवेदन खारिज होने की बढ़ती घटनाओं के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से ही खराब छवि के लिए और भी नुकसान होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग रही है। वहीं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में लगभग 29,000 लोगों ने रविवार को सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ 15 लोगों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। करीब 1 महीने पहले नोवी सैड रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना को लेकर पिछले कई हफ्तों से छिटपुट प्रदर्शन भी हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के लिए भ्रष्टाचार और खराब निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में लापरवाही का आरोप लगाया। चीनी कंपनियों ने हाल में 2 बार इसका नवीनीकरण किया था।
इस विरोध प्रदर्शन को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया है। अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में अश्विन की संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। प्रधानमंत्री ने बेजोड़ समर्पण और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों के लिए तमिलनाडु के स्पिनर की सराहना की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अश्विन के 765 विकेटों और टेस्ट मैचों में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज के संयुक्त रिकॉर्ड सहित उनके 14 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर का स्मरण किया। इसमें उनके कई मैच जिताऊ योगदान है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में सूझबूझ से काम लेने की अश्विन की क्षमता की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि अश्विन की क्रिकेट के प्रति समझदारी भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर अश्विन को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर उनकी प्रशंसा की गई है। आपको बता दें कि आर अश्विन ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें ये खुला पत्र लिखा है, जिसमें जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह से 765 इंटरनेशनल विकेट्स लिए, किस तरह से उन्होंने अपना योगदान इस खेल को लेकर के, खास तौर पर क्रिकेट को लेकर के दिया है। वो हमेशा याद रहेगा और आने वाले समय में युवाओं को भी किस तरह से उनसे, उनके खेल से प्रेरणा मिलते रहेगी। उन्होंने बधाई संदेश के माध्यम से ये खुला पत्र आर अश्विन के लिए लिखा है। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 211 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 314 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 91 रनों की पारी खेली। उनके अलावा हरलिन देओल ने 44, प्रतिका रावल ने 40, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 और जेमिमा रॉड्रिग्स ने 31 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से मिले 315 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर 2 गेंद में ही 103 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की ये जीत रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। इधर खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खेल प्रशंसक स्टेडियम में मुफ्त आनंद उठा सकेंगे। जी हां, खो खो के प्रति लोगों की नज़दीकी और रुचि बढ़ाने की मंशा से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत नई दिल्ली और नोएडा में होने वाले मैचों के लिए प्रशंसकों को स्टेडियम में जाने के लिए कोई टिकट नहीं लेना होगा। और भारत को अगले साल होने वाले जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी मिली है। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉटगन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भोपाल में 2023 में सीनियर विश्व कप और इस साल की शुरुआत में सत्र के अंत में हुए विश्व कप फाइनल के बाद ये हाल के दिनों में देश का तीसरा शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का टूर्नामेंट होगा। अनाहत सिंह ने वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग के फाइनल में अनाहत ने अपनी हमवतन आकांक्षा सालुखे को 11-8, 11-8, 11-8 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया।